Good morning, students. So we will learning magnetic materials. In earlier video, you have make one derivation for magnetic moment of an electrons revolving around the nucleus. अगर electrons रिवॉल्व कर रहे हैं इन न्यूक्लियस तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिज्म. सो मैग्नेटिज्म का मेजर कॉज ये है कि इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से करंट लूप बनेगा और उसके वजह से देन वी विल हैव द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो मैग्नेटिज्म में दो पोल होना जरूरी है. जैसे नॉर्थ अगर हम कभी भी बार मैग्नेट भी कंसिडर करते हैं तो साउथ एंड नॉर्थ ही रहेगा. कभी भी हमने सिंगल पोल नहीं देखा है तो इट विल ऑलवेज हैव अ डाइपोल. तो रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन करने के लिए डायग्राम बनाई है मैंने. सो इन द डायग्राम जो मैंने डेरिवेशन किया था वो कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो कहीं पुरानी बुक में मुझे करेक्शन मिला था तो दोनों भी डायग्राम में आपको बता रही हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द करेक्ट डायरेक्शन, बिकॉज डायग्राम में करेक्ट डायरेक्शन होना जरूरी है. सो दिस डायरेक्शन विल बी प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिज्म के लिए भी रहेगा, जैसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी रहता है, वैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसके लिए भी आपका है. तो इन द डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली करंट उसके अपोजिट में जाएगा और उसी की वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनसाइड द पेपर, और जो एंगुलर मोमेंटम था उसके अपोजिट में है, ये हम प्रूव कर चुके हैं. सिमिलरली दिस इज द डायग्राम वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट विल बी मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये वाला बुक में दिया है आपका, ये डायग्राम करेक्ट है. ठीक है, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम की ऑर्बिट में घूमने की वजह से जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और उसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इसका वीडियो मैंने पहले वाले वीडियो में देखा कि हाउ द डायरेक्शन इज गोइंग टू फाइंड, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिए. पहले इसमें हमने गायरोमैग्नेटिक रेशियो का डेरिवेशन दिखा है. अभी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है बोहर मैग्नेट्रॉन, उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे. 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? बोहर के ऑर्बिट में है, बोहर ऑर्बिट के बारे में क्वेश्चन चैप्टर 15 में हम एकदम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे कि बोहर्स का पोस्टुलेट क्या है. वैसे तो उसी को यूज करके है. बोहर है तो आपको ध्यान में रखना है कि बोहर के ऑर्बिट से जो बोहर ने बनाया था एटॉमिक मॉडल, जैसे रुदरफोर्ड ने बनाया था, तो उसको उसमें जो कमियां थी उसको निकाल के फिर बोहर ने एक अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था, उससे रिलेटेड ये मैग्नेट्रॉन है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द बोहर्स मैग्नेट्रॉन. मतलब कैसे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन आपके बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में जब घूमेगा तब जो मैग्नेटिक मोमेंट उसको मिलने वाला है उसी को हम बोलने वाले हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन. तो ये इजी वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है. सो क्या पोस्टुलेट है? बोहर का है तो उसके पोस्टुलेट में रहता. 3 पोस्टुलेट आपको दिए गए हैं बोहर पोस्टुलेट में. पहला वाला बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमने वाला है. इट विल बी ऑल्सो ऑलवेज इन अ सर्कुलेशन, तो वो हम डिटेल में बाद 15 नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले. तो हियर वी आर ओनली यूजिंग द सेकेंड पोस्टुलेट. तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या बता रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस पाई. कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है h और ट्वाइस पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 आएगी, तो n इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, मतलब पहली ऑर्बिट है. n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा, और n इक्वल टू 3. ऐसे इसको हम करते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलेंगे केमिस्ट्री में n के लिए. सो n विल बी नथिंग कि वो बताएगा कि कौन से ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मोशन में आने वाला है. अब यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है. सो अकॉर्डिंग कहाँ ये डेरिवेशन में हमको सिर्फ बताना है डेफिनेशन क्या है. और अकॉर्डिंग टू द बोहर सेकेंड्स पोस्टुलेट क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है NH अपॉन ट्वाइस पाई. और एंगुलर मोमेंटम को हमको तो पता ही है, उसका एक सिंबल भी है दैट इज L. ये पहले के इसमें हम कर चुके हैं. नाउ L विल बी इक्वल्स टू mvr. नाउ वी डोंट नीड दिस mvr, वो तो हमको पहले डेरिवेशन में पता था. हमारे पास में रिलेशन क्या है? L विल बी इक्वल्स टू NH अपॉन ट्वाइस पाई, n इक्वल्स टू फर्स्ट. तो क्या कहा था बोहर ने
कि बोहर की पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसको जो मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा उसको बोलेंगे मैग्नेट, बोहर मैग्नेट। इट इज वेरी इजी, सीधे सीधे ही है और सीधे सीधे ही याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब पहले के मतलब अर्लियर वीडियो में हम कर चुके हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m0, इट इज कमिंग टू बी m0 वाज इक्वल्स टू E अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू L0, बिकॉज वो ऑर्बिटल है तो यहाँ पे L0 L लिखा तब भी चलता है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू L0। अब L0 क्या है हमारे पास में, जैसे कि वो बोहर के पोस्टुलेट के बाद से इट इज कमिंग टू बी H अपॉन ट्वाइस पाई, बस यही वैल्यू हमको पुट करनी है। एंड न्यू बी, बिकॉज बोहर का मैग्नेट होने से न्यू बी विल बी द वेरिएबल फॉर इट, सो दैट विल बी इक्वल टू He अपॉन 4 पाई एम ए। तो दिस इज द बोहर मैग्नेट। देखो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, सिर्फ आप यहाँ पे L की वैल्यू पुट करो और He अपॉन 4 पाई एम ए दैट विल बी कॉल्ड एज द बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका कांस्टेंट भी आपको दिया है, जो दिया है उसको आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखते हैं वो आपका तरीका हो सकता है कि मैं इस वैल्यू को कैसे याद रखूंगी या फिर रखूंगा। सो न्यू बी विल बी इक्वल टू 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वाला वैल्यू आपको फिजिकल कांस्टेंट में नहीं आने वाला, नहीं तो आप बोलेंगे अरे फिजिकल कांस्टेंट में आ जाएगा, वहां पे इसे हम लिख लेंगे, नहीं, ये आपको आने वाला है एमसीक्यू में। तो आपको ये जो वैल्यू है ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, तो ऐसे हम अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। हम बता रहे हैं आपके कि अगर करंट कैरिंग लूप है उनमें पोल कैसे प्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है। अब जब पहले वाले इसमें हम बता रहे हैं कि करंट जो है इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमे होंगे जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट बना। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ऐसे है, जो एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे ये अपवर्ड में जा रहा है, इसकी वजह से समवॉट it is behaving as a north pole. This is how a south and north pole are produced in a current, ठीक है। Similarly, when the current is moving in clockwise direction, when current is moving in clockwise direction, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आएंगे, क्योंकि ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट आपका प्रोड्यूस होता है। अब सबको बेसिक प्रोड्यूस पर्सन है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट जो पता होना चाहिए। तो देखो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म ये कनेक्टेड ही रहेंगे। मैग्नेटिज्म जो नेक्स्ट चैप्टर में भी हमको बता जाएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यही हम ये वाला भी कंसेप्ट वही है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, मतलब जहाँ से करंट जा रहा है, तो उसके सराउंडिंग में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और उसका जो उल्टा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम ये जो बताते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं दिखाते, किसका बताते हैं, वी आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। तो करंट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके वजह से कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल। अगर इफ एनीबॉडी हैव अ क्वेरी कि भाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो तब आपके पास में डायपोल कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे बार मैग्नेट में आपको पता है कि साउथ एंड नॉर्थ पोल होते हैं, कि जब तक 2 पोल नहीं रहेंगे, डायपोल नहीं रहते, वो मैग्नेटिक डायपोल की वजह से ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो होगा कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम इन तीनों को कंपेयर करके क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसको वैसे तो बहुत कुछ है मैग्नेटिज्म में पढ़ने के लिए, उसको ससेप्टिबिलिटी कितनी है वो है, पर हम सिर्फ कंसिडर करना चाहते हैं कि हाँ कम से कम हम पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्क्स आए। डिटेल में जाने के लिए अभी आई डोंट थिंक कि वी नीड दैट मच ऑफ टाइम कि भाई हमको बहुत उसमें मास्टरी करनी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए वैसे डिफिकल्ट जाता है। तो कम से कम, और जो एग्जाम में आए 1 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपैरिजन के साथ में है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ये कंपैरिजन के साथ में भी रहेगा और फिर मैं उनको अलग से भी उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो देने वाली हूँ। सो
इन बेसिक अगर हमको एग्जाम के लिए कंसिडर करना तो यही वाला बेस्ट है। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि उसका क्या डेफिनेशन है। द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल बाय द मैग्नेट, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीकली रिपेल हो जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है, विच आर वीकली अट्रैक्टेड, मतलब डाय तो है तो वो तो रिपेल ही करने वाले हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो है वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, विल बी कॉल्ड एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और फेरोमैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिक बनते हैं इनसे, तो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स विल बी कॉल्ड एज अ फेरोमैग्नेटिक। तो अगर 3 मान का डिफरेंशिएशन आता है या फिर गिव द 3 प्रॉपर्टीज, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिखो, 3 मार्क्स आप कमा सकते हैं। डिटेल में जाने के लिए बात करेंगे अगर टाइम परमिट करता है, अदरवाइज मेन टॉपिक करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे सेकंड वाला है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे कि रीजन फॉर द मैग्नेटिज्म, नहीं, प्रॉपर्टीज बोलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन, और फिर हम बताते सेकंड में लिखेंगे कि in these substances the magnetism is produced due to the orbital motion of the electron। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर हम बताएंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब, और चौथा आप दे दो उसका एग्जाम्पल। बस 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स लेने के लिए इनफ है। अभी अब डिटेलिंग में ना जाए तो अच्छा है। जब हम सीईटी के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो हमको डिटेलिंग की जरूरत है, तो जितना कम टाइम में आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहता है। बिकॉज हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको टॉपिक ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जिनको सारे टॉपिक हार्ड रहते हैं, तो कम से कम पढ़ो और आगे बढ़ेंगे। जो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिनको अच्छे से समझ में आता है, वो डिटेलिंग में जाके खुद के अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, पर वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट दैट स्टूडेंट। ठीक है, हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो थोड़ा सा पढ़े और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है। तो रीजन फॉर द मैग्नेटिज्म इन द डायमैग्नेटिक की ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मतलब अभी जैसे हमने बताया था पहले में कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में रहता है न्यूक्लियस के, और उसके वजह से हमने बताया कि नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब सेकेंड वाले में बताया है कि जो पैरामैग्नेटिक में है यहाँ पे स्पिन भी रहेगा एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगा। अब ऑर्बिट में तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑर्बिट में घूमने वाला है, उसकी वजह से उनको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में जैसे पुरानी बुक में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग लाइक द बॉल एंड इट विल बी हैविंग द एक्सिस अलॉन्ग विच दे आर मूविंग। पर अभी नए इसमें उन्होंने बताया कि ऐसा इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उनको कोई एक्सिस नहीं है, पर फिर भी वो दे विल बी स्पिनिंग, नॉट लाइक द बॉल अगॉन्ट इट ओन एक्सिस, पर वो स्पिनिंग में आएंगे। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आएंगे तो उनके पास में डोमेन होता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस द मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन फॉर्म। अब तीसरा वाला जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, किसके बेसिस में हम इनको कंपेयर करने वाले, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होता है, पर हमको है कि हम कम पढ़ेंगे और ज्यादा मार्क्स लेंगे, दैट इज अवर मोटो। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे करने वाले हैं, दे आर रिपेल्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो रिपेल करेंगे, सो दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। आप लिखो ये पॉइंट को, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सो व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे आर गोइंग टू रिपेल, तो वो जाएंगे हाई टू लो फील्ड में, मोशन में आने वाले हैं। नाउ फॉर द पैरामैग्नेटिक दे आर फीबली अट्रैक्टेड इन द एक्सटर्नल, फीबली मतलब इन लेस क्वांटिटी, तो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डायमैग्नेटिक फेरो पैरामैग्नेटिक है, कोई भी दो के साथ में आपका कंपैरिजन होता है। तो इस वाले डिस्कशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। नाउ व्हाट आर इन केस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड in the external magnetic field, so they will be moving, they will moving from the low to the high field region। वहां से आप मोशन में चले जाएंगे। when we are नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनका बिहेवियर कैसे है, उसी का एक्सप्लेन करेंगे। सो दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेट, इसी का ये पॉइंट है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो अलर्ट करेंगे। अब ये सारा चक्कर ही ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, ये सब होता है। इसकी डेफिनेशंस नेक्स्ट में आने वाले हैं। तो मतलब
अब ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या चीज है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो मोशन में आएंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर वो अलाइन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे हमने बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, वो रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, दे आर नॉट मूविंग, वो उनको रिपेल करने वाले हैं, और इसलिए उनके पास में वीक मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी पर कम कम होगी। अब ये जो दूसरा जो है, सेकेंड वाला जो है पैरामैग्नेटिक है। अब पहले वाला तो आपका था डायमैग्नेटिक, वो अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज दे आर अपोजिंग, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, इसलिए उनके पास में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जो पैरामैग्नेटिक है वो डायरेक्शन अप्लाइड फिल्म के डायरेक्शन में ही जाने वाले, पर थोड़ा कम है। किसके कंपेयर में कम है? इन कंपेयर विद द फेरोमैग्नेटिक के कंपेयर में इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम कम हो जाएगा, इसलिए वीकली मैग्नेटाइज। और सबसे ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज कौन हो जाते हैं? वाला अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मतलब जैसे कि सर्कमस्टेंसेस के साथ में हम अपने आप को किस तरह से अलाइन करते हैं, तो जो उसको अपोज करेगा सर्कमस्टेंसेस को, वो बन जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो उसके साथ में जाएगा पर थोड़ा सा जाएगा, मतलब सपोर्टिंग द सिचुएशन, तो वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जो सिचुएशन के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन जनरल वी कैन हैव दिस कंक्लूजन विथ योर सेल्फ। अब तीसरा पॉइंट जो होता है, 3 पॉइंट पूछे गए, 4 पॉइंट गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड पॉइंट लिखना है, और अब सबसे लास्ट वाला है एग्जाम्पल के साथ में हम अपना ये वाला डेरिवेशन डिस्टिंग्विश वाला जो पॉइंट है वो हम कंसिडर करने वाले कंप्लीट करेंगे। अब पहले वाले में कौन से लोग हैं जिनको हम बताएंगे कि डायमैग्नेटिक है? एग्जाम्पल विल बी सिल्वर, लीड एंड सिलिकॉन, ये होगा डायमैग्नेटिक। सिमिलरली वही एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपके दिमाग में रह सकते हैं। सेकेंड वाला एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम एंड कैल्शियम, कोई भी 2 एग्जाम्पल दो। एंड सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक में होता है आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो इस तरीके से बहुत ही कम पॉइंट्स में लिखो आप, और वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ताकि कम टाइम में हमको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, बिकॉज हम उनके लिए सोच रहे हैं जिनको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है ये वाले। और सब लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं, आई एम नॉट बाइफरगेटिंग कि भाई आपको ऐसे कम पढ़ाई करना है, ऐसे वगैरह नहीं है। डिफिकल्ट टॉपिक का कम से कम पढ़ाई करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैग्नेटाइजेशन मतलब हम बता सकते हैं कि भाई वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को कितना अलाइन कर सकते हैं, वही होगा। तो इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये सब पूछा जाता है 1 मार्क का। यही चैप्टर है जहाँ पे कम से कम डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन लेके आप इजीली 1 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत कम हो चुका है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आपको करना है, उतना ही करो, तब भी आपको 4 मार्क्स मिल सकते, तो ध्यान में रखेंगे। सो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशन भी ध्यान में रखो, m0 l-1 t0 a1, एंड उसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। अब उन्होंने बताया है कि पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अब ये सब कुछ को पढ़ना है, ये आएगा आपका MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन होगा, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे वैसे ही मैग्नेटाइजेशन रहेगा। अब पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के लिए दे आर हैविंग द डायरेक्शन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका सिंबल है H, और उसके वजह से जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है उसका सिंबल है mz। ध्यान में रखें, इसके एक डेरिवेशन पे है, वो हम दिखाएंगे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसे है? वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करते हैं। पैरामैग्नेटिक जो है उनके पास में थोड़ी वीकली उसको सपोर्ट करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक जो है बाहर के सर्कमस्टांसेस के साथ में अलाइन हो जाते हैं, तो उनके हिसाब से वो डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। सो इन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन है, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसी तरीके से मैग्नेटाइजेशन रहेगा। और डायमैग्नेटिक बिकॉज वो अपोज करने वाले हैं, तो
In diamagnetic material, the direction of magnetization will be opposite that of the magnetic field. अब कौन अपोज कर रहा है? The electrons present inside that type of materials. तो ये सब ध्यान में रखेंगे. एंड अब एक और पॉइंट इसने बताया है, उतना ही करेंगे हम. मैग्नेटाइजेशन इज प्रोड्यूस इन मटेरियल ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स वैल्यू एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट मटेरियल. तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करने वाला है. कि जैसे हर अगर कंसिडर करें कि हर किसी का एक स्वभाव होता है कि वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अलाइन कर सकता है, कि वैसे ही ये सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसी के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं. जो सर्कमस्टांसेस को अपोज करेगा वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, जो थोड़ा सा सपोर्ट करता है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, जो हर सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट कर सकता वो है फेरोमैग्नेटिज्म. तो इसके बीच का कॉज क्या है? जैसे हमारे अपना थॉट रहता है, वैसे ही मटेरियल का नेचर डिपेंड करेगा. तो हर पर्सन का नेचर डिपेंड करता है कि वो कैसा अलाइनमेंट में जाए कि नहीं. वैसे ही मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉज है ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमारा दिमाग जैसे घूमता है वैसे इलेक्ट्रॉन भी स्पिनिंग में आएंगे. तो जो अलाइन करेंगे उसी के हिसाब से. दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट ओनली टू अंडरस्टैंड द थिंग. कहीं पर भी जाके लिखना नहीं है, ठीक है. सो दैट वाज मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करेगा स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू और डायरेक्शन डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. हाँ, तो कुछ और टर्म्स जो पढ़ना जरूरी. अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमको पता है कि सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक पेरी क्यूरी ने एक फॉर्मूला बनाया था जिस इज कॉल्ड एज द क्यूरीज लॉ, ठीक है. सो 1895 में पेरी क्यूरी डिस्कवर कि मैग्नेटाइजेशन ओनली फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और टेम्परेचर पे उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा मैग्नेटाइज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज द क्यूरी लॉ. सो mz दैट इज मैग्नेटाइजेशन, mz बता चुके इस केस में. सो mz विल बी इक्वल टू c इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर, वे c विल बी कॉल्ड एज द क्यूरी कॉन्स्टेंट, ठीक है. सो दिस इज द क्यूरी लॉ. इसके बाद में एक और टर्म अब पढ़ेंगे जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. जाय है, जाय दैट इज एन ग्रीक वर्ड जाय, नॉट द एक्स. बहुत जगह ऐसे हम लिखेंगे इसको एक्स, जाय, जाय और के. नाउ व्हाट इज एन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे. द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाय. दैट विल बी इक्वल टू mz अपॉन h. h क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो हमको कितनी स्ट्रेंथ मिली थी, और mz मतलब हम उसमें अलाइन में अगर कंसिडर करेंगे तो mz. इन जनरल में एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर आपको दो प्रॉब्लम समझाए गए थे तो दो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ. दो प्रॉब्लम आपको समझाए गए हैं उसमें से आपको समझा है 1, तो वो हो जाएगा mz विल बी 1. तो दो में से आपको आपने कितना लिया वो हो जाता है आपका magnetic susceptibility. In general, it is the indicator of measure of the response of given material to the external applied magnetic field. तो आपके बॉडी ने कितना रिस्पॉन्स दिया, मतलब दो में से आपको एक प्रॉब्लम समझ में आता है, वो है आपका दैट इज द रेशियो ऑफ दैट विल बी द मैग्नेटाइजेशन. मतलब मैग्नेटिक दो बड़ा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है h. मतलब एग्जाम में मतलब टीचर ने आपको बताया है दो प्रॉब्लम, पर उसमें से आपको अंडरस्टैंड हो गया है एक ही प्रॉब्लम, तो वो हो जाएगा रेशो कि आपको इसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को जितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है तो नॉर्मल वाले सब्सटेंस ने उसमें से कितना अलाइनमेंट कर लिया खुद के लिए, अपने अंदर कितना चेंजेस करके मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके रेशो को हम बताते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज है mz अपॉन h. नाउ h विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है 1 ओल्स्टेड. तो इसी के हिसाब से एक और डेफिनेशन हो जाता है जाई विल बी इक्वल टू mz. बेसिक में ध्यान में रखेंगे रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. एक और डेफिनेशन की वजह से आने वाला रेशियो के हिसाब से आने वाला डेफिनेशन है
So magnetic susceptibility is defined at a magnetization induced in a material by a unit magnetic field. क्योंकि हम जब इसको वन ओरिस्टेट रखेंगे तब है। तो इन जनरल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप अपने आप को कैसा अलाइन करते हैं उसी को बताते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपका रेशो देख लीजिए और डेफिनेशन ऑल्सो इज देयर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको पूछा जा सकता है, कैसा है, एमसीक्यू 1 मार्क्स या फिर सीईटी में भी ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बेसिक आपका कंसिडर अच्छा रहेगा तो कहीं पर भी आप मार्क्स कंसिडर कर सकते हो। तब ये तो है सिंस इट इज अ रेशियो इट हैज़ नो यूनिट और नो डायमेंशन, ठीक है। तो क्या है फिर, अगर रेशियो है, यूनिट नहीं, डायमेंशन दे, तो इट मेजर द ईज विथ विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दो में से एक आपको समझ में आ गया तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि दो में से तो 50% आपको समझ में आता तो 50% मार्क्स आपको आएंगे। इसी के साथ में हम मैग्नेटिक फील्ड का बताएंगे कि इट इज अ मेजर टू इज विथ अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आप कैसे मैग्नेटाइज हो सकते हैं। अब डायमैग्नेटिक में कैसा है, जाट अपोज ही करता है चीजों को, तो डायमैग्नेटिक विल बी झाई विल बी लो एंड नेगेटिव, ठीक है। अब शायद कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक के लिए झाई विल बी लो बट पॉजिटिव। और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अलाइनमेंट किसका रहता है, फेरोमैग्नेटिक की, उसी के मैग्नेट हम बनेंगे। सो इट विल बी हाई एंड पॉजिटिव। नो फॉर द ओनली द क्यूरी लॉ सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ध्यान में रखेंगे। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल झाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड फॉर लो मैग्नेटिक फील्ड झाई इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस वेर द कंसेप्ट जो आपके ध्यान में रखना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार इसको पढ़ के आगे चले जाओ, कभी कभी इसमें से आ भी सकते हैं। Last definition, that is for magnetic field intensity, it is represented by H, magnetization mz, ठीक है। So the strength of magnetic field intensity can be given in terms of a vector quantity which is called as the magnetic field intensity। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट एंड डायमेंशन सेम है, नहीं तो आप सोचोगे कि गलत कहाँ से लिख दिया। तो इसका यूनिट है एम्पेयर पर मीटर और डायमेंशन विल बी m0n-1 t0a1। So this was magnetic field intensity. In the coming video we'll be considering about the domain structure and some more related topics on this chapter and some numericals.